एसपी साहब एक शादी में आते हैं। शादी में आने के बाद वो शादी को एंजॉय कर रहे थे और तभी अचानक से उनकी मुलाकात एक और बड़े अधिकारी से होती है। उसके बाद वो दोनों यानी कि एसपी साहब और बड़ा अधिकारी उस शादी की भीड़ भाड़ से थोड़ा एक साइड में हो जाते हैं और वहां पर खड़ा होकर बात करने लगते हैं। बातों के दौरान अचानक से जो एसपी साहब होते हैं उनकी नज़र उस शादी के अंदर झूठे बर्तनों को साफ करने वाली एक महिला पर पड़ती है और जैसे ही एसपी साहब उस महिला को देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये महिला यहाँ पर क्या कर रही है। इसके बाद वह उस आदमी से कहते हैं कि आप जरा रुकिए, मुझे थोड़ा सा काम आ गया है, और वह सीधा उस महिला के पास पहुंच जाते हैं जहां पर वो बैठकर बर्तनों को साफ कर रही थी। अब जैसे वह महिला एसपी साहब के चेहरे को देखती है तो देखते ही एकदम से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह एसपी साहब के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। कौन थी वह महिला और किस वजह से एसपी साहब के पैर पकड़कर फूट फूट कर रो रही थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक सुरेश नाम का लड़का रहा करता है। सुरेश जो कि फिलहाल 10वीं क्लास में है और वह पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है। जैसे सुरेश का रिजल्ट आता है तो उसने पूरे डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया था और इस बात को सुनकर जो सुरेश के पिता होते हैं वह बड़े ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि सुरेश के पिता एक साधारण से मजदूर है और वह मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे हैं। धीरे धीरे करके जो सुरेश होता है वह 12वीं क्लास कंप्लीट कर लेता है और जैसे सुरेश की 12वीं क्लास कंप्लीट होती है तो इस बार भी उसने डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया था। इसके बाद सुरेश का जो एक टीचर होता है वह सीधा सुरेश के पिता के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि देखिए, आपका बेटा पढ़ने लिखने में काफी होशियार है तो आप इसे आगे की पढ़ाई कराना ताकि ये कोई बड़ा अधिकारी बन सके। अब जो सुरेश का पिता होता है वह इस बात को सुनकर खुश तो होता है, लेकिन उसे पता है कि उसके पास इतने रुपए पैसे नहीं है कि वह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अधिकारी बना सके। वह इस बात को सोचता रहता है और इधर जो उसका बेटा सुरेश होता है उसके दिमाग में भी यही बातें चला करती हैं, क्योंकि टीचर उसकी पढ़ाई लिखाई को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं और वह उसे बार बार बड़ा अधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया करते हैं। तो बेटा भी मन बड़ा अधिकारी बनने का बना चुका था और इसी वजह से अब वह ग्रेजुएशन में एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है ताकि वह ग्रेजुएशन करने के बाद बड़ा अधिकारी बनने की तैयारी कर सके। इसके बाद वह अपने पिता से इस बारे में बात करता है और उससे कहता है कि पिताजी, मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप कुछ पैसों का इंतजाम कर दीजिए। अब पिता पहले तो बेटे को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि बेटा, हम छोटे मोटे मजदूर हैं तो हमारे भाग्य में बड़ा अधिकारी बनना नहीं लिखा है। लेकिन बेटा अपने पिता से कह देता है कि पिताजी, एक बार जिंदगी मिली है तो मुझे एक बार कोशिश कर लेने दो, हो सकता है शायद मैं कामयाब हो जाऊं। तो बेटे के मुंह से इन बातों को सुनकर पिता को भी समझ में आ जाता है कि एक मौका तो इसे देना ही चाहिए। इसके बाद जो सुरेश के पिता होते हैं वो थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर से लेते हैं और बेटे का एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं। बेटा कॉलेज जाता है और कॉलेज के अंदर अच्छी तरह से पढ़ाई करता है और इस पढ़ाई के दौरान जो वहां के टीचर होते हैं जो कॉलेज के अंदर पढ़ाया करते हैं वो लोग भी ये बात जान जाते हैं कि इस बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ अलग है और ये पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है। तो वो लोग जब उससे बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई बड़ा अधिकारी बनना चाहता है तो वो भी उसे अप्रिशिएट करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो सुरेश होता है उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। जैसे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद वह आगे की तैयारी करने लगता है, यानी कि सरकारी नौकरी लगने के लिए वह टेस्ट की तैयारी करता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता, उसने कई टेस्ट दिए थे और इस बार उसका टेस्ट क्लियर हो गया था दरोगा बनने का। जैसे ही उसका दरोगा का टेस्ट क्लियर होता है तो माता पिता इस बात की बड़ी खुशी मनाते हैं। इधर जो सुरेश होता है वह भी इस बात को सोच सोचकर बड़ा ही खुश था कि वह दरोगा बन जाएगा और उसके बचपन का सपना पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे अंतिम रिजल्ट आता है तो उसमें उसको फेल कर दिया गया था, उसका नंबर दरोगा बनने के लिए नहीं पड़ा था। यह बात सुरेश को अंदर तक तोड़ देती है और वो कई दिनों तक काफी ज्यादा उदास रहता है। इसके बाद जो सुरेश के पिता होते हैं उसे समझाने लगते हैं, कहते हैं कि बेटा, हम लोग गरीब हैं और गरीब लोगों का कुछ भी नहीं होता। इस पुलिस की नौकरी के लिए बहुत सारा मोटा पैसा देना होता है और उसके बाद इसमें नंबर पड़ता है, तो हमारे पास पैसे नहीं है ना, इसी वजह से तुम्हारा नंबर नहीं पड़ा है। तो तुम इन सभी चीजों को छोड़ो और अपना कोई रोजगार बना लो जिससे जीवन व्यतीत अच्छी तरह से हो जाए। इसके बाद सुरेश को भी ये बात ठीक लगती है और उसके दिमाग में भी यही बात बैठ जाती है कि शायद
शायद पिताजी सही कह रहे हैं। सुरेश अपने पिता के कहे अनुसार वहीं के पास ही के शहर में जाकर एक सब्जियों की दुकान लगाने लगता है और वहीं पर बैठकर कुछ पैसे कमाने लगता है। सुरेश अब कमाने लगातार, पढ़ाई लिखाई भी उसने कर ली थी, तो सुरेश के माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं और एक दिन बेटे से पूछ ही लेते हैं कि बेटा क्या अब हम तुम्हारी शादी कर दें। तो सुरेश अपने माता पिता से कह देता है कि ठीक है माँ बाबू जी, जैसा आपका मन करे वैसा आप कर सकते हो। इसके बाद जो सुरेश के पिता होते हैं सुरेश के लिए लड़की ढूंढने लगते हैं, तो पास ही के गांव के अंदर एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम होता है सीमा। सीमा देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और वह थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी थी। तो सुरेश के पिता को यह रिश्ता अपने बेटे के लिए बहुत ही अच्छा लगता है और वह उसके घर वालों से अपने बेटे की शादी की बात करने लगता है। सीमा के घर वालों को भी इस बात से कोई भी ऐतराज नहीं होता है, तो दोनों बच्चों की शादी तय करा दी जाती है। और कुछ दिनों बाद जो सुरेश है वह बारात लेकर सीमा के घर आता है और सीमा को अपने साथ शादी करके अपने घर ले जाता है और घर में रखने लगता है। लेकिन जो सीमा थी वो पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही पढ़ गई थी। दरअसल उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे, जिन सपनों को लेकर वह सुरेश के घर तो आ गई थी, लेकिन अब वह चाहती थी कि उसका ये पति जो कि सब्जी बेचा करता है ये उसके सारे सपनों को पूरा करे। जितने भी ऐश मौज इस दुनिया के अंदर होते हैं वो सभी ऐशो आराम से जीना चाहती है और इसी वजह से रोज रोज सुरेश से अलग अलग फरमाइशें करने लगती है। स्टार्टिंग में सुरेश उसकी फरमाइशों को पूरा करने की कोशिश करता है, थोड़े बहुत पैसे इधर उधर से कर्ज ले लिया करता है और अपनी पत्नी को खुश रखने की कोशिश करता है। लेकिन धीरे धीरे पत्नी की फरमाइशें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, जैसे महंगे महंगे ब्रांड के मेकअप के सामान लाना या फिर कोई महंगे ब्रांड की साड़ी लाना या फिर किसी ऐसी जगह पर घूमने की डिमांड करना जहां पर जाने में 10 से 20 हजार रुपए का खर्चा आएगा। अब इन सभी चीजों से सुरेश काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वह अपनी पत्नी को समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन पत्नी एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है और इसके बाद सुरेश मजबूरन अपने घर वालों को ये सारी बातें बता देता है। जब घर वाले इस बात को सुनते हैं तो उन्हें ये बात बड़ी बुरी लगती है कि उनकी बहू उनके बेटे को एक अलग तरह से टॉर्चर कर रही है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालांकि जो सीमा के घर वाले थे उनके पास भी ज्यादा पैसा नहीं था, दोनों बराबरी के परिवार थे और इसी वजह से जो सुरेश के पिता होते हैं वह सीमा के पिता के पास फोन करते हैं और उन्हें उनकी बेटी की हरकत के बारे में बता देते हैं। अभी शादी को मुश्किल से 6 महीने हुए थे और 6 महीने के अंदर जो सुरेश होता है सीमा के ऊपर लगभग 50,000 रुपए खर्च कर चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी सीमा की मुरादें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी और यह बात जैसे सीमा के पिता को पता चलती है तो वह अपनी बेटी के पास फोन करके उसे धमकाने लगता है। कहता है कि बेटी हम लोग गरीब हैं और तुम इस तरह से करोगी तो घर नहीं बस पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करो और प्यार से उस घर के अंदर रहो और इस तरह की डिमांडें करनी बिल्कुल से बंद कर दो। अब जब सीमा को पता चलता है कि उसके घर वालों को उसकी सारी करतूत के बारे में पता चल गया है तो इसके बाद वह अपनी डिमांड सुरेश के सामने रखना बंद कर देती है और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है। लेकिन तभी अचानक से 10 से 12 दिन बाद जब सुरेश अपनी सब्जी की दुकान से वापस लौटता है तो जो सीमा होती है वह पड़ोस के एक अमीर लड़के से हंस हंसकर बातें कर रही थी और यह बात सुरेश के दिमाग में घूमने लगती है। वह सोचता है कि मेरी पत्नी पैसों के पीछे इतनी बावली है कि ये इस अमीर लड़के से बात कर रही है। दोनों हंस हंसकर बात कर रहे थे, तभी वहां पर सुरेश आ जाता है। तो सुरेश को देखने के बाद जो सीमा होती है वह अपने घर के अंदर चली जाती है और घर के अंदर आते ही सुरेश उससे कहने लगता है कि क्यों सीमा तुम इससे बात क्यों कर रही हो, जबकि यह लड़का काफी ज्यादा गलत है, ये नशा भी किया करता है और ऊपर से सट्टेबाजी भी किया करता है। तो सीमा कहती है कि पड़ोसी से अगर 2 मीठी बातें कर ली तो इसका मतलब तुम शायद गलत ही समझ रहे हो। इसके बाद सुरेश जब ये सोचता है कि शायद हो सकता है मैं गलत हूं, मेरे देखने का नजरिया गलत हो, तो वह कहने लगता है कि चलो छोड़ो इन बातों को, मेरे लिए खाना लगा दो। उसके बाद सीमा उसके लिए खाना लगा देती है और धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होता है। लगभग 10 से 12 दिन के बाद जो उसकी पत्नी सीमा होती है वह एक बहुत ही महंगी साड़ी को पहनकर घर के अंदर घूम रही थी और सुरेश जैसे शाम के समय अपनी पत्नी को साड़ी को पहने हुए देखता है तो उससे पूछने लगता है कि ये साड़ी तुमने कहां से ली है। तो वह कह देती है कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे गिफ्ट की है, लेकिन साड़ी को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि ऐसी साड़ी उसके माता पिता बिल्कुल भी उसे नहीं दिला सकते। उनकी हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी और यह साड़ी कम से कम 10 से 12 हजार रुपए की थी। इसके बाद सुरेश को कुछ ना कुछ समझ में आने लगता है, लेकिन फिलहाल वह इस बात को चुपचाप ऐसे ही रख लेता है। जैसी शाम होती है तो शाम के समय सुरेश अपनी पत्नी को बिठाकर समझाने लगता है और उससे कहता है कि जो कुछ भी तुम ये कर रही हो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर तुम्हारे पिता इतनी महंगी साड़ी खरीद पाते तो क्या वो शादी में तुम्हें एक भी ऐसी साड़ी नहीं देते जो अब उन्होंने तुम्हें गिफ्ट की है। अब यह बात सुनते ही सीमा को भी पता चल जाता है कि सुरेश समझ गया है कि यह साड़ी मुझे किसने गिफ्ट की है। दरअसल वो साड़ी उस लड़के ने गिफ्ट की थी जिसका नाम रवि था, जो कि पड़ोस में ही रहा करता था और काफी रुपए पैसे उसके पास थे। इसके बाद सीमा चुपचाप ऐसी रह जाती है और सुरेश उसे खूब खरी खोटी सुनाने
लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों आराम करने लगते हैं और जैसी सुबह होती है, सुबह उठकर सुरेश जैसे देखने लगता है तो उसे बिस्तर के ऊपर एक लेटर पड़ा हुआ मिलता है जो कि सीमा का था और सीमा सुरेश को छोड़कर जा चुकी थी। दरअसल उसने रात के ही समय रवि से बात की और रवि के साथ इस गांव को छोड़कर चली गई थी। अब रवि और सीमा दोनों वहां से भाग गए थे और सुरेश घर के अंदर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। यह बात जब सीमा के घर वालों को पता चलती है तो वो लोग भी इस बात का बड़ा ही दुख मनाते हैं और इधर सुरेश के घर वालों का भी बहुत बुरा हाल था क्योंकि उनकी बहू ने उनकी नाक कटवा दी थी। सभी लोगों को बाहर पता चल गया था कि इसकी पत्नी रवि के साथ भाग गई है क्योंकि यह उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। इसके बाद धीरे धीरे लगभग 1 से 1.5 महीना बीतता है और 1-1.5 महीने के अंदर जो सुरेश के पिता होते हैं वह सीमा के घर वालों से अपने बेटे का फैसला करवा लेते हैं। दरअसल जो सीमा थी वह सुरेश के साथ नहीं रहना चाहती थी तो इस बात का फैसला पंचायती तौर पर हो जाता है और दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। सीमा के घर वाले भी खुशी खुशी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी ने जो काम किया था उसकी वजह से उनकी नाक कट गई थी। इसके बाद सुरेश अपनी जिंदगी को अलग से जीने लगता है लेकिन बार बार उसे सीमा की याद आया करती है क्योंकि सीमा को देखते ही वो प्यार कर बैठा था और वह उससे सच्चा प्यार किया करता था। लेकिन सीमा ने उसे धोखा दे दिया था और साथ में उसे समाज में पूरी तरह से बदनाम भी कर दिया था कि यह अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाया। जबकि सुरेश ने काफी कोशिश की थी कि वह अपनी पत्नी के शौकों को पूरा कर ले लेकिन वह कैसे भी अपनी पत्नी के शौक को पूरा नहीं कर पाया था। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो सुरेश होता है उसे बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है और वह एक तरह से घर के अंदर गुमसुम सा रहा करता, ना तो अपने घर वालों से बात किया करता और ना ही ज्यादा उसका धंधा करने में मन लगता है। यानी कि सब्जियों की दुकान पर भी जाकर वह चुपचाप बैठा रहा करता। कोई सब्जी खरीदता है तो ठीक है, नहीं खरीदता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जब माता पिता अपने बेटे की ऐसी हालत देखते हैं तो पिता से ये सब कुछ देखा नहीं जाता और उसके बाद एक दिन शाम के समय माता पिता दोनों मिलकर अपने बेटे को समझाने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा वो तो चली गई है लेकिन उसके पीछे तू अपनी जिंदगी को बर्बाद क्यों कर रहा है? तू पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी तू ऐसा क्यों कर रहा है? अब जैसी पढ़ाई का नाम सामने आता है तो एकदम से सुरेश के दिमाग में वो बातें चलने लगती है। वो जुनून घूमने लगता है कि जब वह बड़ा अधिकारी बनने के सपने देखा करता था और वह बात उसे दोबारा से याद आ जाती है। दिमाग में बड़े अधिकारी बनने की बातें चल रही थी और उसी दौरान जो उसके पिता हैं उसे समझाने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा अगर इस चीज में मन नहीं है तो तू बता दे, हम तेरा कोई और काम करवा देंगे, उस काम को कर लेना लेकिन घर के अंदर ऐसा मत रहे। तभी जो सुरेश होता है वो अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी मैं पढ़ाई करना चाहता हूं और अपने उस सपने को पूरा करना चाहता हूं जो मैंने शादी से पहले देखा था और जब ये मेरा सपना पूरा हो जाएगा तो उसके बाद सीमा को भी पता चल जाएगा कि उसने मुझे छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। जब माता पिता देखते हैं कि बेटे के अंदर बदले की सी भावना उत्पन्न हो गई है और इस वजह से वह काफी ज्यादा एक्टिव प्रतीत हो रहा है तो इसके बाद वो कह देते हैं कि ठीक है बेटा अगर ऐसी बात है तो तू बेशक से अपनी पढ़ाई कर ले, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। इसके बाद जो सुरेश होता है बदले की भावना को अपने दिल में लेकर अपने उस सब्जी के धंधे को पूरी तरह से बेच देता है। यानी कि जो भी उसके पास रेडी वगैरह थी उसको बेचकर कुछ पैसे लेता है और कुछ पैसों का इंतजाम उसका पिता कर देता है। सभी पैसों को लेकर यहां से सीधा दिल्ली चला जाता है अपनी पढ़ाई करने के लिए और फिलहाल वह यूपीएससी के टेस्ट को क्लियर करना चाहता है। माता पिता से बोल देता है कि अगर आपके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाए तो भेज दिया करना, वरना मैं अपने आप ही पैसे कमाकर इस पढ़ाई को क्लियर करूंगा और जब तक मैं इस पढ़ाई को क्लियर नहीं करूंगा तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा। ऐसा कहकर बेटा चला गया था क्योंकि जब भी वह कभी घर से बाहर निकला करता था तो लोग उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखा करते थे और सुरेश देखकर उन्हें सोचने लगा करता था कि ये मेरे और मेरी पत्नी के बारे में बात कर रहे होंगे, न जाने क्या क्या सोच रहे होंगे अपने मन के अंदर कि कैसा आदमी है अपनी पत्नी की डिमांड पूरी नहीं कर पाया। इसी वजह से सुरेश वहां पर जाकर पढ़ाई करने लगता है और लगभग 2 साल लगातार कमरे के अंदर बंद होकर पढ़ाई करता है। न उसे भूख प्यास का दिखाई देता है, न उसे अपने नहाने धोने का दिखाई देता है। वह केवल कमरे में बंद रहकर उसी पढ़ाई को करता रहता है और दिन रात एक करके मेहनत करता है। 2 साल बाद अचानक से उसे पता चलता है कि जो पढ़ाई लिखाई वह कर रहा था उस पढ़ाई के तौर पर वह एक आईपीएस ऑफिसर बन गया है। उसका इंटरव्यू प्री मेन सब कुछ क्लियर हो गया था और फिलहाल वह एक एसपी बन चुका था। इसके बाद वह यह खबर अपने पिता को देता है तो पिता इस खबर को सुनकर बड़ा खुश होता है और इसके बाद जो सुरेश होता है वह अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। ट्रेनिंग करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है और वहां पर रहकर वह अपने काम को मेहनत और ईमानदारी से करने लगता है। अब सुरेश के पास अच्छी नौकरी है तो उसके लिए और भी रिश्ते आने लगते हैं अच्छे अच्छे घरों के और इसके बाद जो सुरेश होता है उन रिश्तों में से एक लड़की को पसंद करके अपनी शादी भी बना लेता है। शादी होने के बाद सुरेश और उसकी पत्नी और उसके माता पिता सभी लोग एक साथ रहने लगते हैं। जहां पर सुरेश ड्यूटी किया करता है वहीं पर और अच्छी तरह से अपने समय को व्यतीत करने लगते हैं। धीरे धीरे सुरेश को ड्यूटी
सिक्योरिटी करते हुए लगभग 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल बाद अचानक से सुरेश का एक मित्र होता है जो कि उसी डिस्ट्रिक्ट का था जहां पर उसकी पोस्टिंग थी और उसके परिवार में उसके चाचा के लड़के की शादी थी। तो उस शादी के अंदर वह यहाँ के एसपी साहब को इनवाइट करता है। अब पहले तो एसपी साहब मना करते हैं, लेकिन वह मित्र उस टाइम का था जब वो पढ़ाई किया करते थे, तो वह भी इस बात के लिए हामी भर लेते हैं और उस शादी में आने का फैसला कर लेते हैं। अगले ही दिन जब वो शादी होती है तो एसपी साहब अपनी सरकारी गाड़ी से अपनी सिक्योरिटी के साथ सीधा वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाने के बाद शादी को अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं। खाना पीना खाने के बाद उनकी नज़र वहां के डीएम साहब पर पड़ती है और डीएम साहब भी शादी के अंदर आए हुए थे। तो इसके बाद एसपी साहब डीएम साहब से एक साइड में जाकर बातें करने लगते हैं और बातों के दौरान अचानक से जो एसपी साहब होते हैं उनकी नज़र एक बर्तन साफ करने वाली महिला पर पड़ती है, जो कि पानी वाली जगह पर, जहां पर पानी पिया जाता था उसके साइड में ही एक छोटी सी जगह बना रखी थी जहां पर झूठी प्लेटों को ले जाकर रख दिया जाता था और अंदर एक छोटा सा कमरा बना रखा था जिसमें बर्तनों को साफ किया करते थे और उसके अंदर से जो बर्तन साफ करने वाला था वो बर्तनों को उठाकर अंदर ले जाता और साफ करने के बाद एक दूसरी जगह पर उन प्लेटों को रख दिया जाता। इसके बाद जैसे उस महिला को एसपी साहब देखते हैं तो देखते ही उन्हें कुछ याद आने लगता है और उन्हें लगता है कि सामने जो ये महिला है ये वही सीमा है जो मुझे धोखा देकर चली गई थी। अभी तक भी सीमा का चेहरा उसे अच्छी तरह से याद था, तो इसी वजह से जो डीएम साहब होते हैं वह उनसे एक्सक्यूज लेते हैं और वहां से उस कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जाते जाते उनके दिमाग में ढेर सारे सवाल हैं कि अगर सच में ही ये सीमा है तो इसकी हालत ऐसी कैसे हो गई। जब वो उस कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं तो उनकी सिक्योरिटी उनके पास आने लगती है और कहती है कि सर आप कहां जा रहे हो, लेकिन तभी वो उनको वहीं पर रोक देते हैं और खुद अकेले उस कमरे के अंदर घुस जाते हैं। वहां पर जाने के बाद जैसे उस महिला को देखते हैं तो देखते ही पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह महिला जो वहां पर बैठकर बर्तनों को साफ कर रही थी वह और कोई नहीं, वही उसकी पत्नी सीमा थी, जो अपनी ख्वाहिशों को पूरा ना होने की वजह से उसे धोखा देकर किसी दूसरे के साथ भाग गई थी। इधर जो सीमा होती है उसकी नजर भी जैसे एसपी साहब पर पड़ती है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, लेकिन जबान से एक वर्ड भी नहीं निकलता। उसके बाद एसपी साहब उससे पूछने लगते हैं कि तुम तो सीमा हो ना, और सीमा जैसे अपना नाम एसपी साहब के मुंह से सुनती है तो उससे रहा नहीं जाता और एकदम से एसपी साहब यानी कि सुरेश के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है और उससे माफी मांगने लगती है। वहां पर उसके साथ कुछ और महिला भी बर्तन साफ करने का काम कर रही थी और जब वो महिलाएं देखती हैं कि ये इसके पैर पकड़कर फूट फूट कर रो रही है तो वह असमंजस में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर एक हो क्या रहा है, क्या दिक्कत हो गई इसको जो इस तरह से पैर पकड़कर फूट फूट कर रो रही है। अब तभी जो एसपी साहब होते हैं वो पहले तो सीमा को चुप होने के लिए कहते हैं। जब सीमा थोड़ी देर चुप हो जाती है तो उसे पूछने लगते हैं कि तुम तो बहुत अमीर व्यक्ति के साथ भाग कर गई थी, फिर तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया। तो उसके बाद सीमा अपनी आंखों में आंसू लेकर अपनी पूरी कहानी एसपी साहब को बताने लगती है। वह बताती है कि वो पैसे वाला तो था, लेकिन उसके अंदर ढेर सारी बुरी आदतें थी, जिन्हीं बुरी आदतों के चलते हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। वह जुआ खेला करता था और एक दिन जुए के चलते वह अपना सब कुछ हार गया और पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उसके बाद हम लोग एक छोटे से किराए के कमरे में रहा करते हैं और वह शराब पीकर मुझे मारा पीटा करता है। घर को चलाने के लिए मैं इधर उधर छोटे मोटे काम किया करती हूँ और उसी से अपना गुजारा कर रही हूँ। ऐसा कहते हुए सीमा एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगती है और इसके बाद एसपी साहब जब उसकी पूरी बात को सुन लेते हैं तो वहां से वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी सीमा एक बार फिर से एसपी साहब के पैर पकड़ती है और कहती है कि सुरेश मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की जिंदगी में। हालांकि अब सब कुछ ठीक तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो मैं सोचूंगी कि मैंने अपने पापों को थोड़ा कम कर लिया है, क्योंकि तुम्हारे साथ मैंने जो कुछ भी किया था वो बिल्कुल से गलत था। इसके बाद एसपी साहब पहले तो इस बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि जाओ सीमा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया और इसके बाद भी अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम कल ऑफिस पर आकर मुझसे मिल सकती हो, जितनी हो सकेगी मैं उतनी तुम्हारा मदद कर दूंगा। ऐसा कहकर एसपी साहब वहां से चले आते हैं और सीमा वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। यहाँ पर और जो महिलाएं बर्तन साफ कर रही थी उन्हें भी माजरा समझ में आने लगा है और इसके बाद वो महिलाएं भी उसे धुतकारने लगती हैं। कहती है कि इतना अच्छा पति था तेरा, तुमसे इतना प्यार किया करता था, तो फिर तुम्हें क्या जरूरत थी किसी दूसरे के साथ भागने की। सीमा इन सभी बातों को सोचकर फूट फूट कर रोने लगती है और इधर जो एसपी साहब सुरेश होते हैं अब वहां से वापस अपने घर चले जाते हैं, जहां पर उनका एक भरा पूरा परिवार है, माता पिता है, पत्नी है और एक लड़का भी है। वहां जाकर वे अपने पिता को सीमा के बारे में सब कुछ बताते हैं और पूरे परिवार को इस बारे में पता चल गया था। जब माता पिता इस बात को सुनते हैं तो कहते हैं कि बेटा ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, जैसा उसने बीज बोया है वैसा फल तो उसे खाना ही पड़ेगा। इसके बाद अगले दिन जब एसपी साहब ऑफिस में बैठे हुए थे तो सीमा वहां पर आती है और वहां पर उनसे मदद मांगने लगती है। तो एसपी साहब उससे कहते हैं कि देखो मैं ज्यादा तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन इतना कर सकता हूं कि तुम जो पढ़ी लिखी हो उस
पढ़ाई लिखाई के आधार पर कहीं पर तुम्हें नौकरी दिला दूंगा और अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर लेना। इसके बाद सीमा इस चीज के लिए मान जाती है और एसपी साहब के कहने के अनुसार एक जगह उसे अच्छी नौकरी मिल जाती है, जिस नौकरी के जरिए वह अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करती है और रवि से भी तलाक ले लेती है। इसके बाद सीमा जिंदगी भर अपने आप को कोसती है कि मैंने एक हीरे को छोड़ दिया चमकने वाले पत्थर की वजह से। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।